नॉर्मली क्या होता है जब फोल्डिंग होती है तो मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द योक सैक इनकॉर्पोरेट हो जाता है इसके अंदर और ये क्या बना लेता है प्रिमिटिव गट, पर कुछ पार्ट बाहर रह जाता है इसके जो एम्ब्रियोनिक डस्क के अंदर इनकॉर्पोरेट नहीं हो पाता है। इसको हम ये योक सैक का पार्ट इसको हम कहते हैं टर्शियरी योक सैक। अब जो इनकॉर्पोरेटेड पार्ट है और नॉन इनकॉर्पोरेटेड पार्ट है दोनों किसके थ्रू कनेक्टेड होते हैं, विटिलो इंटेस्टाइनल डक्ट के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, विटिलो इंटेस्टाइनल डक्ट को और क्या क्या कहते हैं हम, ऑम्फेलो मेसेंट्रिक डक्ट भी कहते हैं या फिर विटिलाइन डक्ट या फिर योक स्टॉक, ये सारे किसके नाम है, विटिलो इंटेस्टाइनल डक्ट के थ्रू। और हम देख सकते हैं कि ये विटिलो इंटेस्टाइनल डक्ट किस किस को कनेक्ट कर रही है, इट इज़ कनेक्टिंग द मिडगट एंड योक सैक, ये दोनों इन दोनों पार्ट्स को ये आपस में कनेक्ट करती है। ठीक, अब क्या होता है, ये विटिलो इंटेस्टाइनल डक्ट है, ये नॉर्मली कब ऑब्लिटरेट हो जाती है, 10th वीक ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ पे ये नॉर्मली ऑब्लिटरेट हो जाती है। और वैसे यूजुअली क्या होता है ये पूरी ऑब्लिटरेट हो जाती है, पर कभी कभी क्या होता है कि इसका कुछ पार्ट परसिस्ट कर सकता है। ठीक है, तो अगर इसका प्रॉक्सिमल पार्ट परसिस्ट कर रहा है, इस आप डायग्राम में देख सकते हो, ये मिडगट है और यहाँ से इसका कुछ पार्ट परसिस्ट कर रहा है, डिस्टल पार्ट जो डॉटेड लाइन से दिखा रखा है मतलब वो ऑब्लिटरेट हो गया एंड द प्रॉक्सिमल पार्ट इज परसिस्टिंग, देन इट इज़ कॉल्ड एज विटिलो देन इट इज़ कॉल्ड एज मैकल्स डायवर्टिकुलम। तो अगर विटिलो इंटेस्टाइनल डक्ट का प्रॉक्सिमल पार्ट परसिस्ट कर रहा है तो इसे हम क्या कहते हैं, विटिलो मैकल्स डायवर्टिकुलम, और इट इज़ अ ट्रू डायवर्टिकुलम। ये ट्रू डायवर्टिकुलम क्यों कहेंगे, क्योंकि इसमें सारी लेयर्स जो जीआईटी की होती है हमारी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक की, सेम इसकी भी होती हैं, यानी इलियम की जितनी भी लेयर्स होंगी सेम इसकी भी इस डायवर्टिकुलम की भी होंगी, सो इट इज़ ट्रू डायवर्टिकुलम। और ये कहाँ पे देखो ये इंटेस्टाइन है और ये इस पे मीजेंट्री अटैच है, तो ये मीजेंट्रिक बॉर्डर हुआ, और ये मैकल्स डायवर्टिकुलम इसके ऑपोजिट बॉर्डर से राइज हो रही है, यानी कि इट इज़ अटैच टू एंड इट इज़ अराइजिंग फ्रॉम एंटी मीजेंट्रिक बॉर्डर, तो इट इज़ अराइजिंग फ्रॉम एंटी मीजेंट्रिक बॉर्डर एंड इट इज़ अ ट्रू डायवर्टिकुलम। और इसके लिए हम रूल ऑफ टू, इसको याद करने के लिए हम याद रख सकते हैं, रूल ऑफ टू में इसमें क्या होता है कि इसकी जो लेंथ है कितनी होती है, इट इज़ अराउंड 2 इंचेस, ये 2 इंच लंबी होती है अराउंड। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी होती है, अराउंड 2 इंचेस और 5 सेंटीमीटर, और इसकी डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर 2 फीट प्रॉक्सिमल, यहाँ से ये है आइलियोसिकल जंक्शन है, यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी है 2 फीट प्रॉक्सिमल टू इट। ठीक है, तो 2 फीट प्रॉक्सिमल टू आइलियोसिकल जंक्शन, एंड ये 2% लोगों में प्रेजेंट होती है, इट इज़ प्रेजेंट इन 2% पीपल, एंड यहाँ पे 2 टाइप की म्यूकोजा प्रेजेंट हो सकती है, या तो गैस्ट्रिक म्यूकोजा हो सकती है या फिर पैंक्रियाटिक म्यूकोजा हो सकती है, और इसमें अल्सरेशन हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है और इवन परफरेशन हो सकता है। ठीक है, और ये इसके सिम्टम इन्फ्लेमेशन के बाद किससे मिमिक कर सकते हैं, एपेंडिसाइटिस से। ठीक है, तो ये हमारा हुआ विटिलो इंटेस्टाइनल डक्ट। अब इसके क्या क्या, विटिलो इंटेस्टाइनल डक्ट नॉर्मली तो कब ऑब्लिटरेट हो रही थी, 10th वीक पे, और परसिस्ट कर रही है 2% केसेस में, और तब जब ये परसिस्ट करता है इसका प्रॉक्सिमल पार्ट तो हम इसको क्या कहते हैं, मैकल्स डायवर्टिकुलम। अब कई बार क्या होता है, इसका प्रॉक्सिमल पार्ट तो ऑब्लिटरेट हो गया, ये देखो फाइब्रस हो चुका है, बट इसका डिस्टल पार्ट परसिस्ट कर रहा है जो कि नियर द अम्बलाइकस है, तो तब हम इसको क्या बोलेंगे, साइनस, इसे हम बोलेंगे विटिलाइन साइनस। देन कई बार क्या होता है, पूरा का पूरा विटिलो इंटेस्टाइनल डक्ट परसिस्ट करेगा, ये पूरा परसिस्ट कर रहा है जो कि अम्बलाइकस को और मिडगट को कनेक्ट करके रखेगा, तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे विटिलो इंटेस्टाइनल फिस्टुला। अब ये मिडगट से या इलियम से कनेक्टेड है क्योंकि, तो इससे जो गट के कंटेंट है वो अम्बलाइकल ओपनिंग के थ्रू बाहर आएंगे, तो इसको फीकल मटेरियल में कम आउट थ्रू द अम्बलाइकस, तो इसलिए हम इसको फीकल फिस्टुला भी कह देते हैं। ठीक है, अब लास्ट कंडीशन इसमें देखो, प्रॉक्सिमल पार्ट भी ऑब्लिटरेट हो चुका है, फाइब्रस हो चुका है, और डिस्टल पार्ट भी, केवल लेकिन सेंट्रल पार्ट इसका परसिस्ट कर रहा है, तो दिस विल फॉर्म अ सिस्ट। तो सेंट्रल पार्ट ऑफ द विटिलाइन विटिलो इंटेस्टाइनल डक्ट इज परसिस्टिंग, देन इट इज कॉल्ड एज सिस्ट। ठीक है, नाउ कई बार क्या होता है, इसका डिस्टल पार्ट परसिस्ट कर रहा है और ये एक ट्यूमर फॉर्म कर लेता है जिसे हम कहते हैं रेस्पिरेटरी ट्यूमर एट द अम्बलाइकस, यू कैन सी दिस इज द रेस्पिरेटरी ट्यूमर एट अम्बलाइकस। Now this was about vitreointestinal duct. Now coming to the development of cecum. Cecum कहाँ से अराइज होती है, पोस्ट आर्टीरियल सेगमेंट से ये अराइज हो रही है सीकम, और पोस्ट आर्टीरियल सेगमेंट से सीकल बर्ड अराइज होती है।
अब ये सीकल बर्ड के एपेक्स से एक नैरो डाइवर्टिकुलम अराइज होती है जिसे हम कहते हैं अपेंडिक्स, ठीक है। अब इनिशियली फीटल लाइफ में ये सीकल डाइवर्टिकुलम ग्रो नहीं करेगी, लेकिन ये अपेंडिकुलर डाइवर्टिकुलम इंक्रीज होगी लेंथ में, तो इसकी अपेंडिक्स की लेंथ इंक्रीज हो रही है, ठीक है। बट आफ्टर बर्थ क्या होगा, इसके राइट एंड लेफ्ट सेक्यूल फॉर्म होंगे और ये सीकम राइट और लेफ्ट साइड दोनों से ग्रो करना शुरू हो जाएगी। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होगा, जो राइट सीकल पाउच है वो ज़्यादा ग्रो करेगा एज़ कम्पेयर टू लेफ्ट साइड, और इसके कारण जो अपेंडिक्स की पोजीशन जो पहले सेंट्रल थी और सेंट्रल और एपाइकल थी, वो शिफ्ट होके कहाँ आ जाएगी, पोस्टेरो मीडियल पोजीशन में, ठीक है। तो फाइनल पोजीशन ऑफ अपेंडिक्स इज अचीव्ड नाउ। और कुछ कंडीशंस में क्या होता है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है राइट सीकल पाउच की, तो जिसे हम कहते हैं एक्सग्रेटेड टाइप ऑफ सीकम और टाइप 4 सीकम। फर्स्ट टाइप को हम कहते हैं फीटल टाइप 1, सेकेंड इज इन्फेंटाइल टाइप एंड थर्ड इज नॉर्मल टाइप, ठीक है, जिसमें पोस्टेरो मीडियल पार्ट और रिट्रोसीकल पोजीशन में आ चुकी है अपेंडिक्स। अब कई बार क्या होती है, सीकम और अपेंडिक्स सब हिपैटिक पोजीशन में रहती है। अब नॉर्मली क्या होता है, अभी हमने रोटेशन में देखा था कि सीकम और अपेंडिक्स इनिशियली सब हिपैटिक पोजीशन में होती है और फिर पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ असेंडिंग कोलोन ग्रो करेगी और नीचे आ जाती है जब जैसे जैसे असेंडिंग कोलोन की लेंथ इंक्रीज हो जाती है। तो सीकम और अपेंडिक्स डिसेंड होके कहाँ जाते हैं, राइट इलायक फोसा में आ जाते हैं, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, असेंडिंग कोलोन की लेंथ बहुत कम होती है, ठीक है, तो असेंडिंग कोलोन इज़ टू शॉर्ट, उसके कारण सीकम और अपेंडिक डिसेंड नहीं हो पाते ज़्यादा, या तो लंबर रीजन में रह जाएंगे या फिर हिपैटिक रीजन में ही रह जाएंगे। तो उन कंडीशंस को क्या बोलेंगे हम, लंबर सीकम और द सब हिपैटिक सीकम, ठीक है। अगर हिपैटिक यहीं पे ही रह गए तो उसे सब हिपैटिक सीकम कहेंगे, और थोड़ा नीचे आ चुके हैं लंबर रीजन में तो लंबर सीकम कहा जाता है उसको, ठीक है। अगर सब हिपैटिक सीकम है और उसमें इन्फ्लेमेशन हो गया और अपेंडिक्स भी सब हिपैटिक पोजीशन में है और अपेंडिक्स में इन्फ्लेमेशन हुआ, तो अपेंडिसाइटिस के कारण पेन कहाँ पे होगा, सेम राइट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन में, और वहीं पे गॉल ब्लैडर का पेन भी होता है, तो वी कैन कन्फ्यूज इट विद द कॉलीसिस्टाइटिस। तो हम डायग्नोसिस को मिस कर सकते हैं कि ये गॉल ब्लैडर के कारण पेन है या फिर अपेंडिक्स के कारण। तो ये कब हो सकता है, अगर सब हिपैटिक अपेंडिक्स और सीकम है। इस डायग्राम में आप देख सकते हो, ये सब फर्स्ट है सब हिपैटिक सीकम, इसमें सेकंड में थोड़ा डिसेंड हो चुकी है और लंबर रीजन में आ चुकी है। ये दोनों कंडीशन क्यों है, असेंडिंग कोलोन शॉर्ट है बहुत ज़्यादा और डिसेंड नहीं हो रहा है सीकम का। और थर्ड कंडीशन में असेंडिंग कोलोन की लेंथ इतनी ज़्यादा है कि सीकम डिसेंड होकर पेल्विक रीजन में आ चुकी है, तो इसे हम कहेंगे पेल्विक सीकम, ठीक है। तो दिस इज अबाउट anomaly of the development and anomaly of the cecum and vitellointestinal duct also. Thank you.